दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो राजपूत काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक वो परमार वंश के बारे में होगा। परमारों का जो राज्य था वो मध्य भारत में जो मालवा का जो क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का जो इलाके हैं वहाँ पर है। तो पहले इसके भौगोलिक क्षेत्र को हम लोग समझते हैं, फिर परमारों ने जो उपलब्धि हासिल की, जो हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कि परमार है कौन, इनका राज्य है कहाँ पर या था कहाँ पर, और कैसे इन्होंने शक्ति बढ़ाई और इनकी उपलब्धियां क्या रही, आज इन तथ्यों पर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय भू क्षेत्र में देखें तो अब तक जिन राज्यों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें देखा होगा कि इसके पहले चौहानों के बारे में। तो चौहानों के आगे हम लोग चलें तो इन्हीं के राज्य के बगल में जो मध्य भारत का जो स्थिति है, हम लोग वहां पे देखें। यहाँ पर आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो सेंट्रल पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, जहां पे मालवा का पठार भी है, मालूम होगा ये मध्य प्रदेश का इलाका है। ये शुरुआती दौर में अगर आप लोगों ने ध्यान से गुर्जर प्रतिहारों का अध्ययन किया होगा, देखा होगा वीडियो को, तो मैंने बताया था कि गुर्जर प्रतिहारों का जो राज्य था वो पश्चिम भारत में था और इनका जो प्रभुत्व था गुजरात के अलावा राजपूताना और इस सेंटर जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भूभाग है जहां मालवा का पठार है, उस क्षेत्र में भी प्रतिहारों का अधिपत्य था। बाद की अवस्था में कन्नौज को लेकर, जो कन्नौज यहां पर है दोआब में, अगर इसे हम गंगा नदी का प्रवाह बना दें तो दोआब के क्षेत्र में, ये मान लीजिए गंगा नदी और ये यमुना, दोआब के क्षेत्र में कन्नौज मौजूद था। तो कन्नौज पर हम लोग देख रहे हैं कि अंत समय में प्रतिहारों के जो दुर्बल शासक हैं वो आसीन रहते हैं कन्नौज में, और फिर उनके बाद जो प्रतिहारों की सत्ता समाप्त होती है तो उनके अवशेषों पर ही अलग अलग रियासतें यहां पर स्थापित होती हैं जो राजपूत कालीन है। त्रिपक्षीय युद्ध में याद होगा कि राष्ट्रकूटों ने दक्षिण से निकलकर उत्तर तक यानी कन्नौज तक अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया था। तो जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें मध्य प्रदेश का, जो आज का मध्य प्रदेश है, जो हमारा भौगोलिक दृष्टि से देखो तो ये मालवा का जो पठारी क्षेत्र है, उस इलाके पर राष्ट्रकूटों का नियंत्रण कायम हो गया था। तो ये जो परमार वंश यहां पर आते हैं, आरंभ में भू क्षेत्र तो प्रतिहारों का है, लेकिन राष्ट्रकूटों का जब प्रभुत्व यहां पर होता है तो उनके अधीन ये जो परमार वंश के लोग हैं वे सामंत थे इस क्षेत्र में। तो परमारों की भी कई शाखाएं थी, लेकिन जो सबसे उल्लेखनीय यानी जिन्होंने अपनी रियासत, अपने राज्य को कायम किया, उन परमारों के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो वो धार या धारा के परमार थे जो मध्य प्रदेश में स्थापित हुई थी। तो यहां पर पहले समझ लें, ये जो परमार वंश है, परमार का अर्थ क्या होता है। परमार, जैसा कि देख रहे हैं कि पर और मार दो शब्दों के मिलने से यह बना है शत्रु का विनाशक, शत्रु को मारने वाला, इसका एक मीनिंग निकल के सामने आती है। तो परमारों का जो उदय होता है 10वीं शताब्दी से हम लोग देखते हैं कि परमार एक स्वतंत्र रियासत के रूप में, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आती है। शुरुआती दौर में ये लोग सामंत थे राष्ट्रकूटों के, और इस लिहाज से अगर देखें तो उपेंद्र अथवा श्री कृष्ण, कृष्णराज का नाम मिलता है, वो व्यक्ति हैं उपेंद्र, उन्हीं का नाम कृष्णराज भी है। ठीक है, ये परमाणु की सत्ता स्थापित करते हैं, लेकिन ये अभी भी सामंत ही हैं, पूरी स्वतंत्रता इन्होंने घोषणा नहीं की थी, वो हासिल नहीं किया था। 10वीं शताब्दी से सीयक द्वितीय जो व्यक्ति है, सीयक द्वितीय, ये वो शख्स है जिन्होंने परमाणु की अपनी स्वतंत्र सत्ता यहां पर कायम कर दी, एक स्वतंत्र राज कायम किया, राष्ट्रकूटों से अपनी मुक्ति पा ली। अब यहां पर जो परमारों का वंश स्थापित हुआ, तो परमारों के वंश में हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि जिन शासकों की है, तो परमारों में वाकपति मुंज यहां पर आएंगे, और उसके पश्चात राजा भोज, काफी प्रसिद्ध नाम है, और उनकी उपलब्धियों पर हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि राजा भोज जिस वक्त शासन कर रहे थे तो उस वक्त तक परमारों ने अपनी शक्ति को काफी बढ़ा ली थी। अब इनका जो राज्य था पूर्व की ओर भी और पश्चिम की ओर भी बढ़ रहा था। तो राजा भोज की उपलब्धियों पर अगर हम लोग ध्यान दें तो जिस वक्त राजा भोज ने गद्दी पर बैठा या आसीन हुए, एक विद्वान व्यक्ति, सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में ही हमें ध्यान देना है कि उन्होंने हर विधा पर, हर क्षेत्र पर उनकी पकड़ थी और कई ग्रंथों के वे रचनाकार भी हैं।
तो राजा भोज की जो काबिलियत है, हम लोग ये भी जानेंगे कि उसने अपने राज्य की जो सीमा है ना, पूर्व की ओर भी, आप यहां पे देखें, सोन नदी का उद्गम और उनका जो मिलन होता है अमरकंटक के पहाड़ से निकलकर पटना के निकट यहां पर आकर ये सोन नदी गंगा से मिलती है। तो ये जो सेक्शन मान लें, अगर सोन नदी का प्रवाह मार्ग है जो दक्षिण में अमरकंटक से निकल के आके उत्तर में गंगा से मिलती है, तो इन लोगों ने इस पूरे भूक्षेत्र पर आधिपत्य कायम कर लिया था राजा भोज के समय में। यहां ये ध्यान रहे, सोन नदी का ये जो पश्चिमी सेक्शन यहां आप देख रहे हैं, तो आज यहीं पर भोजपुर या आरा है। तो ये जो आरा जिला जो भोजपुर के नाम से जाना जाता है, वो एक्चुअली इसी युग में जब राजा भोज ने अपने राज्य का विस्तार किया, तो प्रारंभ में ये कलचुरियों के हाथों में, उनके हाथ में ये सत्ता थी। कलचुरियों से उन्होंने राज्य को छीना, यानी इस क्षेत्र को छीना और अपने राज्य में मिला लिया। तो यहां तक जो राज्य का विस्तार है, और आज भी जो ये भोजपुर कहलाते हैं, तो जब राजा भोज का ये क्षेत्र बना, उसी वक्त से ये भोजपुर कहलाता था, यानी राजा भोज का ये क्षेत्र कहलाते थे। उपलब्धियों पर अगर हम लोग ध्यान दें, तो राजा भोज ने आरंभिक जो शासक हैं परमाणु के, उन्होंने उज्जैनी या उज्जैन से शासन किया था। बाद में राजा भोज ने धार या धारा नगरी को अपनी राजधानी उन्होंने बनाया। अब इस नगर को उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से महलों से सजाया, हर चौक चौराहे पर मंदिरों का निर्माण करवाया। लगभग 84 मंदिर चौक चौराहों पर उन्होंने बनवाए थे। और सबसे जो उल्लेखनीय बात है इनके समय की, शारदा सदन। और शारदा सदन एक विद्यालय था, सरस्वती मंदिर था, जिसका निर्माण धार नगरी में उन्होंने करवाया था। वहीं पर वाग देवी की प्रतिमा, जो मां सरस्वती की प्रतिमा है, उसकी स्थापना उन्होंने करवाई थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको मालूम होगा, आज हमारे देश में साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसमें जो मोमेंटो दी जाती है, एक प्रतिकृति दी जाती है, जो पुरस्कार विजेता होते हैं जिन्हें दी जाती है, वो वाग देवी की ही प्रतिमा, जो प्रतिकृति है, वही उन्हें प्रदान की जाती है। और ये जो है ली गई है इसी शारदा सदन से, जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। कह सकते हैं कि एक सम्मान है एक विद्वान व्यक्ति का, जो राजा भोज स्वयं एक विद्वान थे। उनकी कृतियों पर नजर डालेंगे, उनकी पुस्तकों पर नजर डालेंगे, तो स्वतः ये संज्ञान हम लोग लेंगे कि वो कितने बड़े विद्वान थे। राज्य की सीमा को भी उन्होंने बढ़ाई थी, यानी कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा का ये शासक था जो राजा भोज थे। आज भोपाल नगर जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसके पास में जो झील है वो पहले भोजसर तालाब कहलाता था। जो लेक है उसका निर्माण भी राजा भोज ने ही करवाया था। आज हम लोग देखते हैं कि भोपाल नगर के लिए जो जलापूर्ति होती है, उसका सोर्स, उसका स्रोत भी तो वही है। इसका निर्माण भी राजा भोज ने ही करवाया था। इसके अलावा उसने एक भोजपुर नामक नगर भी बसाया था, जो भोपाल के निकट था। याद रहे, इस क्षेत्र को हम लोग भोजपुर कहते थे क्योंकि ये क्षेत्र राजा भोज के अधीन हो गया था। लेकिन भोजपुर नगर की स्थापना उसने करवाई थी, वो भोपाल के निकट ही, जो आज मध्य प्रदेश का इलाका है, वहीं पर था। तो इनकी उपलब्धियों पर अगर हम लोग गौर करें, तो आइए क्रम से जो जो और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हमें बस देखना है, तो उन चीजों पर ध्यान देते हुए चलते हैं। जो साहित्यिक सोर्स है हमारा, जो साहित्यिक जो इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर किताबों या ग्रंथों के नाम और उसके राइटर के नाम पूछे जाते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस किताब या ग्रंथ से किनके बारे में विशेष जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, पद्मगुप्त की जो रचना है वो नव सहसांक चरित है। ये रचना पद्मगुप्त कृत की है। और ये ध्यान रहे कि पद्मगुप्त परमार नरेश वाकपति मुंज और सिंधु राज का राजकवि था। दो परमार शासक हैं, वो कौन कौन? वाकपति मुंज और सिंधु राज, इन दोनों के राजकवि थे। कौन थे? पद्मगुप्त। और उन्होंने ही एक रचना है जिनकी लिखी है, वो नव सहसांक चरित, इन्हीं की रचना है। दूसरी पुस्तक पे आप ध्यान दें, मेरुतुंग, ये राइटर हैं और इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है प्रबंध चिंतामणि। अलग अलग एग्जाम में इसके संबंध में पूछे भी गए, ध्यान रखिएगा। प्रबंध चिंतामणि पुस्तक या ग्रंथ है जिसके रचनाकार या राइटर है मेरुतुंग। इसके अलावे वाकपति मुंज स्वयं एक विद्वान थे, राजा भोज भी विद्वान थे, तो उनकी रचनाओं का जिक्र आगे होगी, क्योंकि वे एक शासक भी थे, इसलिए उनका जिक्र आगे होगा। पहले जो विद्वान है
जिन्होंने इनकी चर्चा की है। और अब आता है एक और नाम, अबुल फजल, उनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है आइन ए अकबरी। सबसे पहले आप जान लें कि आइन का मतलब क्या होता है। आइन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कानून प्रशासन से संबंधित जो नीति होती है उसे हम आइन कहते हैं। आइन ए अकबरी। अब काफी बाद में मुगल काल यानी अकबर के समय में इसकी रचना हुई है, लेकिन इसने भी परमारों का जिक्र किया है, इसकी उपलब्धि को यह दर्शाता है। तो ध्यान रहे कि अबुल फजल की जो पुस्तक है आइन ए अकबरी, इसमें भी इनका उल्लेख है, यानी परमाणु के बारे में चर्चा की गई। इसके अलावे जो विदेशी यात्री हैं अल-बैरूनी और फरिश्ता, इनकी रचनाओं में, इनकी लेखनी में भी हमें परमाणु का जिक्र मिलता है। अब ध्यान रहे, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि गुर्जर प्रतिहारों का वो भूक्षेत्र था जहां पर बाद में परमार आ जाते हैं, आपने अभी देखा। तो यहां पर हमें ध्यान रहे, इनकी चर्चा हो चुकी है। शुरुआत में याद रखना है कि इनका जो राजधानी था वो था उज्जैन में, बाद में धारा या धारा नगरी इनकी राजधानी बनती है। ठीक है। अब इनका जो राज्य विस्तार होता है, तो जहां हम लोगों ने देखा कि पूर्व में सोन नदी तक चले जाते हैं, तो पश्चिम में इनका विस्तार गुजरात का जो दक्षिणी हिस्सा है, आप अगर मैप की ओर देखें तो गुजरात का जो सदर्न पार्ट है, थोड़ा सा समझते हुए चले तो बहुत आसान हो जाती है वो एरिया। अब जैसे गुजरात के सेक्शन को भी अगर आप ध्यान से देखें, जो वर्तमान में गुजरात है, तो ये कच्छ है, ये सौराष्ट्र जिसे काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ प्रायद्वीप भी कहते हैं, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात एंड मिडल गुजरात जो मध्य गुजरात है। ध्यान से देखिए, किताबों में, जो इतिहास की किताबों में वर्णित है कि परमार शासकों ने लाट प्रदेश पर, ठीक है ना, लाट प्रदेश पर भी अपना कब्जा जमाया था। तो यह जानना आवश्यक है कि वो लाट प्रदेश कौन से इलाके थे। तो दक्षिणी गुजरात का जो सेक्शन है उसे अपने राज्य में इन्होंने शामिल किया था। तो लाट प्रदेश दक्षिणी गुजरात को कहा जाता था उस वक्त। जहां आज बड़ौदा से लेकर सूरत और नवसारी डिस्ट्रिक्ट सब मौजूद है, वो दक्षिणी गुजरात का इलाका है। वो इलाके पहले लाट प्रदेश कहलाते थे। यानी परमारों ने अपने राज्य की जो सीमा है वो अरब सागर के तट तक फैला ली थी। और अगर पूर्व की बात करें तो वो सोन नदी तक उसकी सीमा पहुंच चुकी थी, क्योंकि हमारे यहां बिहार का जो सोन नदी का जो पश्चिम क्षेत्र है वहां तक उनके राज्य की सीमा पहुंच चुकी थी। परमारों ने अपना विस्तार किया था। ठीक है ना। इसको समझते हुए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहां पर ये जो लिखी हुई है, जो परमारों की जो अनेक शाखाएं थी, तो उस शाखा के ही बारे में हम लोग लगातार अध्ययन करते हैं, जो मालवा के क्षेत्र में था। और इनका जो विस्तार था वो गुजरात के इलाके में, यहां हमने लिखा है उज्जैन जो उनकी राजधानी थी, मालवा और लाट प्रदेश, इन्हीं भूक्षेत्र पर इनका राज्य था। और इसी परमार के बारे में हम लोगों का ये अध्ययन है। ठीक है, कई शाखाएं थी, लेकिन उस पर ध्यान रखना। जिस शासक के बारे में हमने कहा था कि उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की, स्वतंत्र राज्य कायम किया, वो शासक है सियक द्वितीय। उन्हीं का एक और नाम है श्रीहर्ष। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। ये वो शासक है जिन्होंने पहली बार स्वतंत्र सत्ता कायम की, एक नया रियासत कायम किया जो परमारों का था, और ये भी राजपूत कुल से संबंधित है। आगे यहां पर ध्यान रखें कि जो महत्वपूर्ण शासकों में हम बात करें, वाकपति मुंज जो परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, उनके बारे में जो कहा जाता है, उनकी उपाधियों की जो चर्चा होती है, आप देख रहे हैं श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष, ये इनकी उपाधि थी। याद रहे कि अमोघ वर्ष नाम का एक शासक भी था, बट यहां पर इनकी उपाधि है, जो शासक है वाकपति मुंज जो परमार वंश के हैं। उपलब्धियों पे ऑलवेज हम लोग ध्यान दें, क्योंकि हमारा टारगेट बीपीएससी की है। तो अन्य चीजों के अलावे अब परमारों के समय में जो अन्य कृतियां रची गई थी उस पर आप ध्यान दें। धनंजय एक बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं, उनकी पुस्तक 10 रूपक है। पद्मगुप्त के बारे में अभी आपने शुरू में देख लिया। धनंजय एक प्रसिद्ध राइटर है और उनकी प्रसिद्ध रचना 10 रूपक है। इसके अलावे धनिक जो यशो रूपावलोक, उनकी एक अगली रचना जो प्रमत्तु रचना है, और श्रीहर्ष नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं। तो ये परमार कालीन कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो रचे गए, लिखे गए, इनके बारे में हमें ध्यान देते हुए चलना है। अब राजा भोज की उपलब्धियों के बारे में हमने चर्चा की। इनके द्वारा जो किताबें या ग्रंथ या पुस्तकें लिखी गई उस पर आप ध्यान दें। एक चीज और ध्यान देंगे कि धारा नगरी को राजा भोज ने जब बसाया था, शारदा सदन वहां पर बनवाया था, वहीं पर उन्होंने विजय स्तंभ भी स्थापित करवाया था। ठीक है ना। तो ये धारा नगरी की बात है जो बाद में उसकी राजधानी बनी, और बहुत ही शानदार नगर की स्थापना राजा भोज ने ही करवाई थी।
इनके विषय में जो कहा जाता है कि ये अनेक प्रकार के, कह सकते हैं कि सभी क्षेत्र के विद्वान थे। इनकी विविधता को हम लोग देखते हैं। जिस क्षेत्र में इन्होंने ग्रंथों की रचना की, सभी राजा भोज के द्वारा लिखित ग्रंथ है जो उसकी विद्वता को प्रकट करता है। पहली पुस्तक जो स्थापत्य शास्त्र पर है, आर्किटेक्ट पर है, उनकी जो किताबें समरांगन सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु, ये दोनों पुस्तक वास्तुकला, वास्तुशिल्प, जो महलों भवनों के निर्माण से संबंधित है उनसे रिलेटेड है, जो आर्किटेक्चर उनसे रिलेटेड है। अलंकार शास्त्र पर उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। ये दोनों पुस्तकों के बारे में अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसके अलावा योग पर उनकी जो पुस्तक है पातंजल योग सूत्रवृत्ति, ये राजा भोज ने ही लिखी है योग शास्त्र पर। अब उनकी प्रतिभा को देखें। अब आयुर्वेद पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी है। एक तरफ कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग बेस्ड जो वास्तुशिल्प पर उन्होंने किताबें लिखी, अब आयुर्वेद पर वो लिख रहे हैं। पुस्तक का नाम है आयुर्वेद सर्वस्व, जो आयुर्वेद के बारे में है, रोगों के निदान के बारे में है। इसकी चर्चा भी वो करते हैं। काव्य नाटकों की भी उन्होंने रचना की। अब देखिए कूर्म शतक, चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी, ये काव्य नाटक भी राजा भोज के द्वारा लिखित है। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि शैव ग्रंथ भी उन्होंने रचे। शिव के उपासक शैव ग्रंथ भी उन्होंने रचे जिसका नाम है तत्व प्रकाश। यहां तक कि उन्होंने डिक्शनरी शब्दकोश भी लिखी है और उस शब्दकोश का नाम है नाम मालिका शब्दानुशासन। किताबों का जो लिस्ट है, मानना पड़ेगा राजा भोज को इतना वक्त कब और कैसे मिलता था, जबकि उसके समय में राज्य का विस्तार भी हुआ था, पूर्व में भी और पश्चिम में भी। इसलिए इनकी विद्वता को नमन है। अब यहां पर मैंने शुरू में बताया कि वाग देवी की प्रतिमा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी हम एक मोमेंटम के रूप में जो हमारे बड़े साहित्यकार हैं उन्हें ये अवार्ड देते हैं, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उन्हीं की एक प्रतिकृति दी जाती है जो वाग देवी की मूर्ति है, जो मां सरस्वती की एक प्रतिमा है। और इसी धारा नगरी में शारदा सदन में उन्होंने बनवाया था या लगाया था। ठीक है, तो ये परमाणु के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसे हमें ध्यान में रखना है। अंत कैसे होता है, तो राजा भोज की जो समस्या ये थी कि जब उन्होंने अपना फैलाव किया पूर्व और पश्चिम में, तो इनके पूर्वी डायरेक्शन में, जहां पर हमने अभी कहा था कि भोजपुर प्रांत जो कहलाता है सोन नदी के तरफ, वो कलचुड़ियों का राज्य था और इनके पश्चिम में सोलंकियों का राज्य था। दोनों संयुक्त रूप से एक साथ आए और इन दोनों ने संयुक्त रूप से राजा भोज के राज्य पर आक्रमण किया था और इसी आक्रमण में लड़ते हुए राजा भोज की मौत हुई थी, उसकी मृत्यु हुई थी। इसके पश्चात हम लोग देख रहे हैं कि परमाणु की शक्ति छिन्न होती चली जाती है और अंततः बाद में सल्तनत काल में पूरा जो मालवा पठार का क्षेत्र है, परमाणु का जो इलाका है, वो दिल्ली सल्तनत का अंग बन जाता है। ओके।